हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी अटैक के पार्ट 1 का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में जॉन अब्राहम, जैकलिन फर्नांडीज, रकुल प्रीत और प्रकाश राज हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सन 2010 एलईटी का एक आतंकवादी रहमान गुल एक आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले रहा है और कह रहा है कि ऐसे हमले बार बार होते रहेंगे। तभी वहाँ पर सेना पहुँच जाती है और सर्जिकल स्ट्राइक करती है और उस टीम की अगुवाई कर रहा था स्पेशल कमांडो अर्जुन शेखावत। ये लोग बड़ी चालाकी से अंदर पहुंचते हैं और लोगों का खात्मा करना शुरू कर देते हैं और दोनों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। एक बच्चे के हाथ में बम पकड़ा दिया जाता है। अर्जुन वहां पहुंचता है और बच्चे को समझाता है और बम उससे ले लेता है और ये लोग सभी आतंकियों को मारकर रहमान गुल को पकड़ लेते हैं और इंडिया वापस आ जाते हैं। और कहानी शिफ्ट करके प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है आयशा। वह एयर हॉस्टेस है और वहीं पर अचानक से उसकी टक्कर अर्जुन से हो जाती है और उसके बाद इन दोनों में परिचय होता है, बातचीत होती है और धीरे धीरे एक दूसरे को ये लोग पसंद भी करने लगते हैं। काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने के बाद इन दोनों को प्यार भी हो जाता है और अर्जुन उसे प्रपोज करने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही आयशा गेट से बाहर निकलती है तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया और पूरी तरीके से भगदड़ मच जाती है। अर्जुन और आयशा लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में दोनों को गोलियां लग जाती हैं और अर्जुन के सामने ही आयशा ने दम तोड़ दिया और अर्जुन भी बुरी तरीके से घायल हो गया था। आनन फानन में अस्पताल लाया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज होता है। वह जिंदा तो बच जाता है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उसका शरीर पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया है और अपना हाथ पैर वह कभी नहीं उठा पाएगा। इससे अर्जुन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। एक सैनिक के लिए पैरालाइज होना बहुत बड़ी बात होती है। उसको कहीं ले आने जाने के लिए भी लोग लगते थे। इधर न्यूज़ में पता चलता है कि एयरपोर्ट पर हमला करने का जिम्मा एलईटी प्रमुख हामिद गुल ने ले लिया है। अर्जुन को याद आता है 2010 में यह वही लड़का था जिसके हाथ में बम था और अर्जुन ने उसे छीनकर वहां से भगा दिया था। फिलहाल प्रधानमंत्री ने आपातकालीन बैठक बुलाई और लोगों से आगे की कार्रवाई के लिए पूछा, तो सभी ने अपना अपना मत देना शुरू कर दिया और वहीं पर आए थे सुब्रह्मण्यम जी। उन्होंने बताया कि अब वक्त आ गया है सुपर सोल्जर प्रोग्राम शुरू करने का, जिसमें एक ही सोल्जर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया जाएगा और वह सब पर भारी पड़ेगा। और ये काम डॉक्टर सबा नाम की वैज्ञानिक ने लगभग पूरा भी कर दिया है और अब ये वक्त मुंह तोड़ जवाब देने का नहीं, सीधा मुंह तोड़ देने का है। और अपनी बातों से वह प्रधानमंत्री को मना लेते हैं और प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इधर अर्जुन के घर में कुछ चोरों ने धावा बोला और माँ बेटे को मारते भी हैं और सामान भी लेके चले जाते हैं। अर्जुन एकदम से हताश हो गया था कि वह कुछ नहीं कर पा रहा है। इधर डॉक्टर सबा ने बातचीत में बताया कि यह टेक्नोलॉजी तो सिर्फ पैरालाइज्ड लोगों के लिए है, अन्य लोगों के लिए यह खतरा साबित हो सकती है। तो चीफ को एक नाम याद आता है। वह अर्जुन के पास आते हैं और सारे प्लान के बारे में बताते हैं। फिर ये लोग जाते हैं लैब में, जहाँ पर डॉक्टर बताती हैं कि बॉडी में एक चिप प्लेस की जाएगी जो एक डिवाइस के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाएगी और इससे उस आदमी में काफ़ी एक्स्ट्रा शक्तियाँ भी आ जाएंगी, लेकिन इससे जीवन को खतरा भी रहता है। तो ये लोग अर्जुन से पूछते हैं, तो अर्जुन कहता है अगर मेरी माँ का ख्याल रखा गया तो मैं यह काम करने के लिए राज़ी हूँ। तो चीफ तैयार हो जाते हैं और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी में थोड़ी दिक्कत के साथ सफलतापूर्वक चिप इंजेक्ट कर दी जाती है और सिस्टम सेटअप हो जाता है। उसके बाद वह आश्चर्यजनक रूप से अपना हाथ और पैर हिलाने लगा और उठकर चलने भी लगा। इससे वह बहुत खुश होता है और फिर से वह मेहनत शुरू कर देता है और तैयार हो जाता है लड़ाई के लिए। सबा उसके माइंड में एक इंटेलिजेंस डिवाइस सेटअप कर देती है, जिससे कि वह दुनिया भर की जानकारी रखेगा और नए नए तरीके सीखता रहेगा। ये डिवाइस उसके साथ बात भी कर सकती है और इसका नाम है इरा। इरा की काबिलियत को चेक करने के लिए वह सबसे पहले जाता है उन गुंडों के पास जिन्होंने चोरी की थी। वह उन सभी गुंडों की पिटाई करता है। तब उसे पता चलता है कि उसने दुनिया के सभी मार्शल आर्ट वगैरह सब कुछ सीख लिया है और भी उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा बलशाली हो गया है। फिलहाल सबा उसे सचेत करती है कि तुमको अपनी अंदर वाली फीलिंग को बंद करना होगा, नहीं तो इरा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। इधर एक जगह पर पुलिस वालों को मारकर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हैक किया जा रहा था। दरअसल ये बहुत खतरनाक कार्रवाई होने वाली थी आतंकवादियों की तरफ से। उनकी निगाहें संसद भवन को तबाह करने की थी और उसके बाद ये लोग अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। इधर सबा और सुब्रह्मण्यम भी सुपर सोल्जर प्रोग्राम को पास कराने के लिए संसद में जा रहे थे और लगभग 2 ट्रक में 70-80 आतंकियों से भरे पुलिस की वर्दी में आतंकी भी घुस गए थे संसद में। इधर इरा अर्जुन से पूछ रही थी कि कौन तुम्हारे दिमाग में इतना अंदर तक बैठा हुआ है। तब वह आयशा का नाम बताता है। तभी इरा पूछती है कि तुम तो हामिद गुल को भी याद कर रहे हो, अगर उसे मिलना हो तो चले जाओ, वह पास में ही है। अर्जुन चौंक जाता है। वह उसका पता पूछता है तो वह बताती है कि संसद भवन। इससे अर्जुन घबरा जाता है।
वह तुरंत चीफ को फ़ोन करता है और बताता है कि संसद भवन पर हमला होने वाला है। तभी चीफ देखता है कि एक ड्रोन मिसाइल जाकर संसद भवन पर गिर जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। आतंकियों के पास बड़े बड़े हथियार और मोर्टार थे और इन्होंने बड़ी निर्ममता से पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया और थोड़े ही देर में पूरे संसद भवन पर इन लोगों का कब्जा हो गया था। प्रधानमंत्री समेत 200-300 नेता हॉस्टेज बन गए थे और इन सब पर अधिकार हो गया था हामिद गुल का। प्रशासन तुरंत एक्टिवेट होता है और एनएसजी की कमांडो सेना अर्जुन की अगुवाई में संसद भवन के ऊपर उतरने लगती है। तभी हामिद का फ़ोन आता है और वह इनके सामने शर्त रखता है। कहता है कि जो लोग छत पर उतरे हैं इन लोगों को तुरंत वापस आने को कहो, नहीं तो 50 लोगों को मार दिया जाएगा और अगर वापस हो जाएंगे तो 50 लोगों को छोड़ दिया जाएगा। अब अधिकारियों में काफ़ी विमर्श होता है तो चीफ एक निर्णय पर आते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि सभी को वापस भेज दो, लेकिन तुम चुपके से वहीं पर रुक जाओ और अंदर हो रहे सारी चीज़ों की जानकारी दो जिससे हम लोग वापस से अटैक कर पाएँ। अर्जुन ने वैसा ही किया, सबको वापस भेजकर एक जगह पर छुप गया और जब आतंकी चेक करने आया तो वहाँ पर कोई नहीं था। वह जाकर बताता है कि कोई नहीं है और न्यूज़ में भी खबर पाकर और सेटिस्फाई होकर हामिद ने 50 लोगों को छोड़ दिया। इधर अर्जुन ने जाकर एक एक आतंकी को मारना शुरू कर दिया और ईरा की मदद से पूरे सीसीटीवी सिस्टम को अधिकारियों के सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। अब ये लोग भी अंदर का पूरा फुटेज देख सकते थे। इधर हामिद भी एक बड़े चीज़ की प्लान कर रहा था और वह अपने आदमी से जल्दी करने के लिए कह रहा था। इधर अंदर सबा ने थोड़ी सी चालाकी करनी चाहिए तो एक आतंकी ने उसे पकड़ लिया, मारने पीटने लगा और उसका कपड़ा फाड़ने लगा। वह बहुत जोर से चिल्लाई तो उसकी आवाज़ अर्जुन और हामिद दोनों ने सुनी और दोनों उसकी तरफ बढ़े। चीफ अर्जुन को रोक रहे थे कि तुम्हारी तरफ हामिद आ रहा है, वहाँ से भागो, लेकिन एक सैनिक की मोरल ड्यूटी सामने आ गई थी और हामिद के पहुँचने से पहले ही उसने सभी आतंकियों को मार दिया और सबा को छुड़ाकर चला गया। हामिद को समझ में आ गया कि कोई तो आदमी अंदर है और उसने सारे सीसीटीवी बंद कर दिए। गृह मंत्री को आपातकालीन प्रधानमंत्री बनाया गया था और वह इन लोगों के रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं था। हामिद ने वाकई पर अर्जुन से सरेंडर करने के लिए कहा तो अर्जुन ने 2010 वाली घटना याद दिलाई और कहा कि तुमने तो पेशाब कर दिया था पैंट में ही और वह तुमको ख़त्म करने के लिए आ रहा है। इससे हामिद बहुत गुस्सा हो जाता है और वह प्रधानमंत्री को फ़ोन करता है और एक एक करके सांसद मारने लगता है और सारी बात मनवाता है। कहता है कि जेल में बंद रहमान गुल को छोड़कर हवाई जहाज़ पर बैठाया जाए और उसके सुरक्षित निकलने का प्रबंध करवाया जाए और उस सैनिक अर्जुन को उसके पास भेजा जाए और प्रधानमंत्री सारी बात मान लेते हैं। लेकिन सेनाध्यक्ष ने आतंकियों की बात मानने से इनकार कर दिया और रिजाइन दे दिया। चीफ ने अर्जुन को फ़ोन करके सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन यह भी कहा कि सबको ख़त्म कर दो। अर्जुन ने आकर हामिद के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उन लोगों ने अर्जुन की बहुत पिटाई की जिससे कि उसके डिवाइस ईरा को भी चोट पहुंची और वह शट डाउन हो गई। इधर रहमान गुल को जेल से निकालकर हवाई जहाज़ पर बैठाया गया। डॉक्टर सबा ने चोरी से अपना लैपटॉप निकालकर ईरा को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के माइंड में ऐसा चल रही थी जिससे कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हामिद के लिए भी गाड़ी आ गई थी। वह जाने से पहले अपने आदमी से मिलता है और कहता है कि काम पूरा हुआ या नहीं। आदमी कहता है काम पूरा हो गया है। दरअसल इनका प्लान बहुत खतरनाक था। हामिद ने एक रासायनिक बम तैयार करवाया था जो 20 किलोमीटर के रेडियस में सभी दिल्ली वालों को मार देगा और वह अपने साथी को अल्लाह का काम पूरा करने के लिए छोड़कर वहां से निकल जाता है। जब वह निकलता है तो चीफ उसकी गाड़ी का पीछा करवाते हैं। इधर अर्जुन के दिमाग से धीरे धीरे ऐसा जाने लगी थी और ईरा अपडेट होने लगी थी। उसके बाद उसने उठकर सभी गुंडों की पिटाई कर दी और सभी आतंकियों का खात्मा करके जब वह बाहर आया तो उसे पता चला कि इस बम से बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। तो वह चीफ को फ़ोन करता है। चीफ तुरंत हामिद की गाड़ी को रुकवाते हैं, लेकिन देखते हैं कि हामिद उसमें है ही नहीं। इसका मतलब हामिद अभी भी संसद में है। यह बात पता करने के लिए जब अर्जुन नक्शे को देखता है तो उसे पता चलता है कि अंग्रेजों के ज़माने में एक गुफा बनाई गई थी जो बाहर निकलती है और हामिद वहीं से भागा है। बम के फटने में बस 20 मिनट बचा था और दिल्ली तबाह होने वाली थी और बम को बंद करने का रिमोट था हामिद के पास और अर्जुन को चीफ तुरंत हामिद के पीछे लगा देता है और अर्जुन वहाँ से भागता है उसको पकड़ने के लिए। इधर सबा भी सभी लोगों को सावधानी से बाहर निकाल रही थी। अर्जुन के वहाँ पहुँचने से पहले ही हामिद प्लेन में बैठ चुका था। तभी अर्जुन पहुँच जाता है और प्लेन से बाइक भिड़ा देता है और प्लेन वहीं पर क्रैश हो जाता है। हामिद किसी तरीके से बाहर निकलता है तो अर्जुन उसे मार देता है और रिमोट को बंद करने की कोशिश करता है और इधर सबा ने संसद वाले बम को बड़ी ही सावधानी से डिफ्यूज कर दिया और उधर अर्जुन ने भी रिमोट को ईरा की मदद से कैंसिल कर दिया और एक बहुत ही बड़ी तबाही होने से बच जाती है और अर्जुन ने देश को बचा लिया था। सब लोग बहुत खुश होते हैं। जब अर्जुन ने चीफ से पूछा कि रहमान गुल का क्या हुआ तो चीफ ने बताया कि उसे हवाई जहाज़ से ही नीचे फेंक दिया गया। इस तरह सभी आतंकियों का सफाया हो गया और देश का झंडा एक बार फिर से जगमगाने लगा और यहीं पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।